बच्चों, आज हम कक्षा 4 की सामाजिक अध्ययन विषय में पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है प्राकृतिक वनस्पति एवं पशुधन। सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखिए। भारत की प्राकृतिक वनस्पति में पेड़, घास तथा कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इनमें मुख्यतः वन है कि जो हमारा भारत देश है, यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत बच्चों पेड़, घास और ये कंटीली झाड़ियाँ आती है। हमारे देश के लगभग 22% भूभाग पर वन पाए जाते हैं कि भारत देश की जो भूमि है उसके 22% भाग पर वन पाए जाते हैं। वनों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं जो इस प्रकार है। देखिए, पहला आता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्ण होता है बच्चों गर्मी, कि जहाँ गर्मी होती है अधिक, और पर्णपाती, पर्ण यानी पत्तियाँ और पाती यानी गिरना, कि गर्म स्थान जहाँ पर गर्मी शुरू होने से पहले पेड़ है जो अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती है। तो इस प्रकार के वन देखिए, ये दक्षिण का पठार, इधर ये इन भागों में अधिक पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार के वन उष्ण कटिबंधीय वन है जो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं, जिसमें साखू और सागौन ये वृक्ष मुख्य है। और इनका जो प्रयोग है, इन वृक्षों की लकड़ी जो होती है वो फर्नीचर और इमारतें बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सब बच्चे किताब में उंगली रखिए। इस प्रकार के वन प्रायः उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अभी मैंने बताया था आपको कि ये 100 से 200 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा होती है उन भागों में अधिक पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। लंबे शुष्क मौसम के कारण वृक्ष ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, कि बहुत लंबे समय तक शुष्क यानी कि सूखा मौसम होने के कारण वहाँ के जो वृक्ष होते हैं, तो गर्मी शुरू होने से पहले, ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी शुरू होने से पहले वो वृक्ष अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, यानी कि उन वृक्षों की पत्तियां गिर जाती है। ये वन तराई तथा भाबर के क्षेत्र, छोटा नागपुर पठार तथा दक्षिण के पठार में विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इधर देखिए, ये दक्षिण का पठार, तो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है जो यहाँ अधिक पाए जाते हैं। साखू और सागौन इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वृक्षों की लकड़ियाँ मजबूत और टिकाऊ होती है, कि वृक्ष जो होते हैं इनकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है, इसलिए इनका प्रयोग है जो फर्नीचर और इमारतें बनाने में किया जाता है। इनका प्रयोग फर्नीचर तथा इमारतों में होता है। इनके अतिरिक्त शीशम, चंदन, महुआ, बांस, सेलम आदि अन्य मुख्य वृक्ष है। इसी प्रकार के वनों में आर्थिक दृष्टि से ये वन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, कि ये इस प्रकार के जो वन है वो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, यानी कि इन वनों की लकड़ियाँ फर्नीचर और इमारतें बनाने में काम में ली जाती है, तो ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अगला देखिए, दूसरा आता है उष्ण आर्द्र सदाबहारी वन। उष्ण यानी गर्मी और आर्द्र यानी नमी, कि अधिक गर्मी भी होती है और अधिक वर्षा के कारण जहाँ पर नमी अधिक होती है तो वहाँ पर ये सदाबहारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सब, ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट जो है इस तरफ, और ये पश्चिम बंगाल और इधर ये उड़ीसा, तो ये भाग जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, तो इन जगहों पर सदाबहारी वन ये पाए जाते हैं। तो ये वन अधिक गर्मी और नमी के कारण, इस तरह की जलवायु होने के कारण इनकी जो लंबाई होती है वह लगभग 60 मीटर तक होती है। देखिए सब बच्चे किताब में, उष्ण आर्द्र सदाबहारी वन। इस प्रकार के वन भारत के उष्ण आर्द्र जलवायु वाले भागों में पाए जाते हैं। उष्ण आर्द्र जलवायु यानी कि जहाँ गर्मी के साथ साथ नमी भी अधिक होती है, यानी कि वर्षा अधिक होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इस प्रकार के वन असम तथा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर बहुतायत में से मिलते हैं। ये पश्चिमी घाट है बच्चों इधर, और पश्चिमी घाट के ढलानों पर ये जो है वन अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त
मणिपुर, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा के तटीय भागों में भी पाए जाते हैं। कि इसके अलावा ये पश्चिमी घाट के अलावा ये वन है जो इधर देखिए पश्चिम बंगाल और इधर ये उड़ीसा, इनके तटीय भागों पर अधिक पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। यहाँ की जलवायु गर्मी के साथ साथ मौसम में नमी भी रहती है, वर्षा अधिक होती है, इसलिए जो वृक्ष होते हैं उनकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। ये बहुत ही घने होते हैं। अधिक वर्षा के कारण ये वन है जो बहुत घने होते हैं तथा वृक्षों के नीचे अनेक प्रकार की घनी झाड़ियाँ उगती है। कि जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो उनके नीचे क्या होता है कि कई घनी झाड़ियाँ भी उग जाती है। इनमें अनेक प्रकार के वृक्ष उगते हैं जिनमें महोगनी, रबड़ के वृक्ष आदि हैं। इनकी लकड़ी बहुत कठोर होती है। कि उष्ण आर्द्र सदाबहारी वन जो होते हैं तो इन वनों की जो लकड़ी होती है, वृक्षों की लकड़ी, तो वो कैसी बहुत कठोर होती है। पन्ना पलटे सब। अगला आता है देखो तीसरा, कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। तो कंटीले वन यानी कि जो कांटेदार वृक्ष होते हैं बच्चों, वो होते हैं कंटीले वन। तो इस तरह के वृक्ष है जो जब वर्षा कम होती है उन स्थानों पर अधिक पाए जाते हैं। तो वर्षा कम होने के कारण क्या होता है कि उन पेड़ों की, उन वृक्षों की जो पत्तियाँ होती है वो कांटों में बदल जाती है। तो देखिए सब बच्चे किताब में, इन वृक्षों की ऊंचाई साधारणतः 6 से 10 मीटर तक होती है। इनमें कांटे पाए जाते हैं। कि जो पत्तियां होती हैं इन वृक्षों की वो कांटों में बदल जाती है। वृक्षों की जड़ें अधिक गहराई तक होती हैं ताकि वे नीचे से नमी ग्रहण कर सकते हैं। कि वर्षा कम होने के कारण बच्चों इन वृक्षों की जो जड़ें होती है वो जमीन में अधिक गहराई तक चली जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि वो नमी ग्रहण, जल को सोखने के लिए। इस प्रकार की वनस्पतियां पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा दक्षिण के पठार के शुष्क भागों में पाई जाती है। कि कंटीले वन और जो झाड़ियाँ है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इन भागों में पाई जाती है। तो यहाँ देखिए सब बच्चे कि जो कंटीले वृक्ष और झाड़ियाँ है जो इधर ये पंजाब, फिर ये राजस्थान, गुजरात और इधर यहाँ जो मध्य प्रदेश आता है, तो इन स्थानों पर अधिक पाई जाती है क्योंकि यहाँ वर्षा कम होती है। तो कंटीले वन और झाड़ियाँ है जो बच्चों जो रेगिस्तानी भाग होते हैं, वर्षा कम होने के कारण क्या होता है वहाँ चारों ओर मिट्टी मिट्टी होती है। तो इस तरह के जो भाग होते हैं वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। फिर अगला देखिए चौथा, ज्वारीय वन। ये वन प्राय समुद्रों के ज्वार वाले भागों में तथा डेल्टा प्रदेशों में पाए जाते हैं। डेल्टा प्रदेश होता है बच्चों की नदियाँ है जो समुद्र से में मिलने से पहले कई अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, तो वो होते हैं डेल्टा प्रदेश। तो इन भागों की मिट्टी दलदली होती है जिसमें वृक्षों की जड़ें सदैव समुद्र के खारे जल में डूबी रहती है। गंगा, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी आदि नदियों के डेल्टा प्रदेश इन वनों के मुख्य क्षेत्र है। कि ये जो नदियाँ हैं इनके जो डेल्टा प्रदेश है, ये नदियाँ जहाँ जाकर अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, तो उन प्रदेशों में है जो ये ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में मैंग्रोव तथा सुंदरी नामक वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कि ज्वारीय वन में आता है मैंग्रोव और सुंदरी नामक वृक्ष। आगे देखिए बबूल, कीकर व नागफनी इन वनों के प्रमुख वृक्ष है। देखो बच्चों ये लाइन गलत है। ये बबूल, कीकर और नागफनी ये जो है राजस्थान, गुजरात इन प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो सब बच्चे इस लाइन को काट दीजिए। ये यहाँ से बबूल, कीकर व नागफनी इन वनों के प्रमुख वृक्ष है, इस लाइन को काट दीजिए सब। तो ज्वारीय वन में मुख्य रूप से आता है मैंग्रोव और सुंदरी नामक वृक्ष। अगला देखिए पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यानी जो पर्वतों के ऊपर पाए जाने वाले जो वन होते हैं वो। यहाँ देखिए ये हमारा ये हिमालय पर्वत है। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो है पर्वतीय वन, जिनके अंतर्गत आता है चीड़, देवदार, बांस, ये सब है जो पर्वतीय वन है जो पाए जाते हैं। किताब में देखिए सब ये वन हिमालय के पर्वतीय भागों में पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया था हिमालय पर्वत, तो ये हिमालय का जो पर्वतीय भाग वहाँ पर ये पर्वतीय वन पाए जाते हैं।
इनमें बांस, चीड़, देवदार आदि मुख्य वृक्ष होते हैं। ऊपरी भागों में संकुल वृक्ष भी मिलते हैं कि जो ऊपर का जो भाग होता है वहाँ संकुल यानी ऊपर से शंकुनुमा जो वृक्ष होते हैं वो पाए जाते हैं। और ऊंचाई पर जाने पर नाट्य कद के वृक्ष या घास फूस मिलते हैं कि अधिक ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वहाँ के जो वृक्ष होते हैं नाट्य कद यानी कि छोटे छोटे वृक्ष और घास फूस वहाँ पर मिलते हैं। इन वृक्षों की लकड़ी का उपयोग अधिकतर फर्नीचर बनाने में होता है कि जो ये पर्वतीय वन होते हैं इन वनों की जो लकड़ी होती है वो उनसे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर। आगे देखिए, फिर आता है वनों से लाभ। तो देखिए वनों से अब हमें क्या क्या लाभ है। तो इसमें पहला आता है वनों से हमें जड़ी बूटी तथा औषधियाँ प्राप्त होती है। वनों से ही जलाने के लिए लकड़ी, फर्नीचर बनाने की लकड़ी तथा विभिन्न उद्योगों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है कि वनों से हमें कई प्रकार की लकड़ी मिलती है जिनसे हम फर्नीचर भी बनाते हैं और कई लकड़ियों को जलाने के लिए काम में लेते हैं। और औषधि और जड़ी बूटियाँ भी हमें वनों से ही मिलती है। आगे देखिए, वनों की अधिकता से वर्षा अधिक होती है कि जितने अधिक वन होते हैं, वृक्ष हम लगाते हैं तो वर्षा उतनी ही अधिक होती है। वनों की पत्तियां सड़कर मिट्टी को उपजाऊ बनाती है कि जब वनों की पत्तियां गिर जाती है तो वह मिट्टी में मिलकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो इस तरह ये हमारे लिए लाभदायक हो गए। वनों से हमें कत्था, गोंद, रबर, रेशम, लाख, चपड़ा आदि मिलते हैं। और वन भूक्षरण को रोकते हैं कि वन है जो भूक्षरण यानी कि भूमि का जो क्षरण होता है उसको रोकते हैं कि वनों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को बांध कर रखती है तो उससे क्या होता है, भूक्षरण कम होता है। नए पेज पर आ जाइए। अगला आता है देखो पशुधन। तो पशुधन में देखो बच्चों, पशुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक तो पालतू पशु जिनको हम घरों में अपने लाभ के लिए पालते हैं और दूसरे आते हैं जंगली पशु जो जंगलों में रहते हैं। पशु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रथम जो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार लाभदायक होते हैं उन्हें हम पालते हैं। इन्हें हम घरेलू या पालतू पशु या मवेशी कहते हैं कि जिनको हम अपने घरों में पालते हैं वो होते पालतू पशु। और दूसरे जंगली पशु जो जंगल में रहते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं। अब देखिए पालतू पशु में कौन कौन से पशु हैं। पालतू पशु भी कई प्रकार के होते हैं। इन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कई भागों में बांट सकते हैं। देखिए पहला आता है उसमें दूध देने वाले पशु कि जो पशु दूध देते हैं, गाय, बकरी, भैंस, तो इनसे हमें दूध मिलता है तो ये हो गए दूध देने वाले पशु। गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इसलिए इन जानवरों को हम अपने घरों में ही पालते हैं। इनसे गोबर प्राप्त होता है। यह अच्छे किस्म की खाद भी होती है तथा इससे उपले भी बनाए जाते हैं जो जलाने के काम आते हैं कि जो दूध देने वाले जो पशु होते हैं बच्चों, तो दूध हमारे लिए आवश्यक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन पशुओं से हमें गोबर जो प्राप्त होता है तो उस गोबर से खाद भी बनाई जाती है और उपले बनाते हैं जो जलाने के काम आते हैं। फिर दूसरा देखिए घरेलू जंतु। कुत्ता, बिल्ली, तोता, मैना आदि लोग अपने मनोरंजन के लिए घरों में पालते हैं। कुत्ता हमारी सुरक्षा भी करता है कि घरेलू जंतु कुत्ता, बिल्ली, तोता जिनको हम अपने मनोरंजन के लिए पालते हैं तो ये हो गए घरेलू जंतु। फिर आता है देखो बोझा ढोने वाले पशु। बोझा ढोने वाले यानी कि जो वजन उठाते हैं तो घोड़ा, हाथी, ऊँट, बैल ये जो है इनको हम बोझा ढोने में काम में लेते हैं। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बैल आदि हमारे बोझा ढोने वाले पशु हैं। पहाड़ों पर जहाँ कोई यातायात का साधन नहीं होता है वहाँ पर याक तथा टट्टुओं द्वारा यातायात होता है। बैलों से हम खेतों में जुताई करते हैं तथा बैलगाड़ी पर बोझा भी ढोते हैं। जो बोझा ढोने वाले पशु होते हैं तो उनमें देखो जो बैल होते हैं उनको बैलगाड़ी में जुताई के लिए खेतों में काम में लिया जाता है। और जहाँ यातायात के साधन कम होते हैं, जहाँ पर यातायात के साधन नहीं पहुँच पाते हैं तो वहाँ पर याक और टट्टुओं के द्वारा यातायात किया जाता है।
तो इस तरह ये हो गए बोझा ढूंढने वाले जंतु। फिर आता है वस्त्र प्रदान करने वाले पशु। भेड़ के बालों से अच्छे किस्म का ऊनी वस्त्र तैयार किया जाता है। आप लोगों को पता है कि भेड़ के जो बाल होते हैं उनसे अच्छी किस्म की ऊन बनाई जाती है। ऊन के द्वारा हम ऊनी वस्त्र तैयार करते हैं जिनको हम सर्दियों में पहनने में काम में लेते हैं। ऊनी वस्त्र हमें सर्दी से बचाते हैं। कुछ लोग वर्ष भर भेड़ों को ही पाल कर वनों में चराते हैं एवं उनका व्यवसाय करते हैं। तो जो भेड़ होती है तो उनके बालों से ऊन बनाई जाती है और ऊन से हम फिर सर्दी में पहनने के वस्त्र बनाते हैं। तो इस प्रकार वस्त्र प्रदान करने वाले पशु भी होते हैं। पन्ना पलटिए। फिर अगला आता है मांस प्रदान करने वाले जंतु के। जिन जंतुओं का हम मांस खाते हैं जो हमारे लिए पौष्टिक होता है। तो देखिए उसमें कुछ मांसाहारी लोग बकर यानी बकरा, भेड़ों तथा अन्य जंतुओं का मांस भी खाते हैं। इनका मांस बहुत स्वादिष्ट तथा पौष्टिक होता है। मुर्गी के अंडे एवं मुर्गी के मांस को काफ़ी मात्रा में खाते हैं। तो मांस प्रदान करने वाले पशुओं में आ गया बकरा, भेड़ और मुर्गी जो होती है। तो इनका मांस लोग खाने में काम में लेते हैं और यह पौष्टिक भी होता है। अगला देखिए जंगली पशु जो जंगलों में रहते हैं। हमारे देश के वनों में हिमालय की तराई, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में जंगली पशु जैसे शेर, चीता, हाथी, भेड़िया, हिरण आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लोग अपने मनोरंजन के लिए इनका शिकार करते हैं। अतः इन जंगली पशुओं की संख्या बहुत कम होती जा रही है कि लोग हैं जो अपने मनोरंजन के लिए जंगलों में जाकर इन जंतुओं का शिकार करते हैं यानी कि उनको मार देते हैं। तो इस कारण क्या हो गया, इन जंतुओं की संख्या कम होने लग गई है। जहाँ तक कि कुछ जंगली पशु जैसे गेंडा तथा शेर धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। लुप्त होते जा रहे हैं यानी कि उनकी प्रजाति है जो नष्ट होती जा रही है। हमारी सरकार ने अब इन जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ क्षेत्र इनके लिए सुरक्षित भी घोषित कर दिए गए हैं जहाँ पर ये पशु स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ऐसी जगहों को अभ्यारण्य कहते हैं कि जहाँ पर पशुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो वो हो गया अभ्यारण्य। हमें अपने पालतू एवं जंगली पशुओं की सुरक्षा करनी चाहिए। ये किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होते हैं। इनमें हमारे समान ही जीवन है। अतः ये सब हमारे पशुधन है कि हमें अपने पालतू पशुओं के साथ साथ जंगली पशुओं की भी सुरक्षा करनी चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए। तो ये आज हमारा पाठ प्राकृतिक वनस्पति और पशुधन यहीं पर समाप्त होता है। आप सब बच्चे बैठ कर वापस से अच्छे से इस पाठ को पढ़ेंगे।